में दरगाह के हिंदू मंदिर होने के दावे पर दंगल जारी है और इस बीच अंजुमन दरगाह कमेटी और दरगाह दीवान की प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अजमेर दरगाह के नीचे कोई मंदिर नहीं बल्कि मैदान था। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी के संभल के बाद अजमेर दरगाह को लेकर भी दावों का दौर जारी है। एक और जहां हिंदू पक्ष दरगाह से पहले यहां मंदिर होने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इस बात को नकार रहा है। ऐसे में जानना जरूरी है कि हिंदू पक्ष के दावों का आधार क्या है। दरअसल हिंदू पक्ष ने अपने दावों में 1911 में लिखी गई हरविलास शारदा की किताब हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का जिक्र किया है। 168 पन्नों की इस किताब में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम से एक पूरा चैप्टर है। इस ग्राफिक्स के पेज नंबर 93 पे लिखा है कि दरगाह के बुलंद दरवाजे की उत्तरी तरफ तीसरी मंजिल पर छतरी है। वह किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। दरवाजे पर बनी छतरी की सतह पर खूबसूरत नक्काशी को चूने और रंग पुताई से भर दिया गया। इसके आगे पेज नंबर 94 पर लिखा है कि छतरी में जो लाल रंग का बलुआ पत्थर का हिस्सा लगा है वह किसी जैन मंदिर का है। आगे पेज नंबर 96 के मुताबिक बुलंद दरवाजे और अंदर के आंगन के नीचे पुराने हिंदू मंदिर के तहखाने हैं। इसमें कई कमरे अभी भी वैसे ही हैं। यह सब देखकर लगता है कि दरगाह को मुसलमान शासकों ने पुराने हिंदू मंदिर की जगह पर बनाया है। वहीं पेज नंबर 97 पर हिंदू परंपरा के मुताबिक तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की छवि है। इस पर हर दिन एक ब्राह्मण परिवार चंदन जलाता था। इस जगह को अब दरगाह के घड़ियाले यानी घंटी बजाने वाला के रूप में जाना जाता है। अब इस मामले को लेकर दरगाह दीवान जैनुअल आबेदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दावा किया दरगाह के नीचे कोई मंदिर नहीं था, पहले यहाँ मैदान हुआ करता था। वहीं अंजुमन दरगाह कमेटी सचिव ने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थान पर वाद लगा देना ठीक नहीं है। वर्शिप एक्ट हर जगह लागू होना चाहिए। ये उस जमाने में ये सब कच्चा था। जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह तशरीफ लाए उस जमाने में ये कच्चा मैदान था, उसके अंदर उनकी कब्र थी। अब साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर कब्र होगी और वो भी कच्ची, 150 साल तक आपका मजार कच्चा रहा, बिल्कुल भी वहां कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो उसके नीचे टेम्पल कहां से आ गया भाई? अगर माहौल सही होगा तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 को इम्प्लीमेंट करे कोर्ट, जो पार्लियामेंट से इनेक्ट हुआ है, ताकि ये रोज़ की चूहा बिल्ली की लड़ाइयाँ बंद हो। देश का सांप्रदायिक स्वाद खराब हो रहा है और देश की एनर्जी इन चीज़ों में वेस्ट हो रही है, जो कि रोजगार देने में और महंगाई कम करने में और देश को आगे बढ़ाने में होना चाहिए। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बनाया गया था, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 तक जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था उसमें छेड़छाड़ पर रोक लगाई गई है और पूजा स्थलों के धर्मांतरण पर रोक का प्रावधान है। दावों का दौर जारी है। वहीं अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को मंजूर करने के बाद कोर्ट ने दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। देखना है आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आमेर कस्बे में पुलिसकर्मियों द्वारा वकील से मारपीट का मामला गरमा गया है। घटना से नाराज वकीलों ने रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूचना पर एसीपी भोपाल सिंह भाटी मौके पर पहुंचे और समझाइश की। विरोध कर रहे वकीलों ने आरोप लगाया कि बीती रात 9 बजे ठाठर रोड पर वकील राहुल सैनी के साथ 3 पुलिसकर्मियों प्रदीप,
शहजाद और रमेश ने मारपीट की, जिससे वकील राहुल सैनी के चोट आई है। इसकी जानकारी अन्य वकीलों को लगी तो उनमें रोष फैल गया। घटना से नाराज वकीलों ने सड़क जाम कर दी और विरोध जताया। सूचना पर एसीपी भोपाल सिंह भाटी जाब्ते के साथ पहुंचे और वकीलों से समझाइश की। वकीलों ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन होगा। एसीपी ने मामले में निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया। रोड जाम इसलिए किया कि कल रात को मेरे घर के सामने कुछ पुलिस वाले खड़े हुए थे, तो मैं शादी समारोह से आके मैं घर के बाहर में खड़ा हो गया, तो यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए थे, तो मैं एक बार देखने लग गया। तो एक कांस्टेबल मेरे को बोला कि यहाँ से निकल। बोले भाई साहब क्या बात हो गई, तमीज़ से बात करो, मेरा घर सामने ही है। और मैं पूछ लिया तो क्या बात हो गई, पुलिस में गलती थोड़ी की। तो उस चक्कर में बोले तू तो यहाँ से निकल, तेरा काम नहीं है यहाँ पे। तो उस चक्कर पे फिर मेरे साथ बोले तमीज़ से बात करो। मैंने बोला मैं भी अधिवक्त हूँ और पूछ लिया कोई उसमें कोई गुनाह नहीं किया मैंने। बोले तू तो यहाँ से निकल जा, बोले यहाँ से। उस चक्कर में फिर बोले तमीज़ से बात करने के चक्कर में फिर मेरे यहाँ पे चोट मार दी सर। काय की मारी है चोट? घूसे की मारी है सर, 4-5 घूसे की मारी है। कल बिना किसी बात को लेके और अधिवक्ता राहुल सैनी के साथ जो मारपीट की गई, इससे ये प्रतीत होता है कि आम जनता में क्या, ये इनका जो स्लोगन है कि आम जनता में विश्वास और अपराधियों में भय, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्लोगन है ये बिल्कुल उल्टा है इनका। रात को हमारे एसएचओ और जो टीम है एनडीपीएस की कार्रवाई कर रही थी। नशे के विरुद्ध अभी अभियान चालू है सीपी साहब के आदेशानुसार और कंटिन्यू कार्रवाई जारी है। उसी को लेकर वकील महोदय हैं मिस्टर राहुल सैनी, उनका घर पास में है। उन्होंने शायद कोई ऑब्जेक्शन किया होगा और शायद पूछताछ की, तो उनको अच्छी तरह ब्रीफ कर दिया था एसएचओ ने। उसके बावजूद काफ़ी जो में कासमी हुई स्टाफ से। अब उनका ये कहना है कि मेरे साथ मारपीट की, मेरे आँख के नीचे चोट का निशान है। इस बात को लेके इन्होंने रास्ता रोकने की कोशिश की थी, जो खुलवा दिया है। अब इन्होंने रिपोर्ट दी है जिसमें इसकी जांच करते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको बता दें वन मंत्री संजय शर्मा की तबीयत खराब हो गई है। बेंगलुरु के एस्टस सीएमआई हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया। अचानक से तबीयत बिगड़ने पर उन्हें भर्ती किया गया, एडमिट किया गया। तमिलनाडु के त्रिची दौरे से मंत्री लौट रहे थे और इसी बीच उनको बेंगलुरु के एस्टस सीएमआई अस्पताल में भर्ती किया गया है। डॉक्टर्स ने 24 घंटे, अगले 24 घंटे ऑब्जर्वेशन पर उनको रखा है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कुशलक्षेम पूछी है। 2 दिन बाद अलवर लौटेंगे वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा। निजी सहायक मनोज शर्मा ने इस संबंध में जानकारी दी है। अब वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा का स्वास्थ्य कहा जा रहा है कि बिल्कुल ठीक है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, भजनलाल कैबिनेट की बैठक कल होनी है शाम 4 बजे। सीएमओ में यह बैठक रखी गई है। यह बैठक होगी, इस बैठक में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट, राज्य सरकार के 1 साल पूरा होने, इसके अलावा विभिन्न मुद्दों को लेकर यह बैठक रखी गई है। इस बैठक में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो कल 4 बजे शाम सीएमओ में, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भजनलाल कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट, राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। एसएमएस अस्पताल में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। हेल्थ एजुकेशन सेक्रेटरी द्वारा बीती रात 4 घंटे तक एसएमएस और अन्य अटैच अस्पतालों का दौरा किया तो कई अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिला। हेल्थ एजुकेशन सेक्रेटरी सबसे पहले इमरजेंसी पहुंचे तो पाया कि एम्बुलेंस में आ रहे मरीजों को इमरजेंसी तक पहुंचाने के लिए ट्रॉली मैन ही नदारद मिले। इस दौरान इमरजेंसी में सीनियर डॉक्टर्स भी अनुपस्थित मिले। इसके बाद वो वार्डों में पहुंचे तो पाया कि कई मरीज किराए के कंबल लिए हुए थे, जिसके बाद उन्होंने वार्ड में रोगियों के लिए कंबल, बेडशीट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो वो देखा गया उसमें कुछ ट्रॉली की कमी उस समय महसूस होगी। वैसे वहाँ पर 15 ट्रॉली हैं, तो अभी वापस बात करके 15 और ट्रॉली वहाँ रखने का हमने बनाया है ताकि आने वालों को तुरंत मिल जाए। क्योंकि 15 ट्रॉली जब एक बार वार्ड में जाती है तो उसको वापस आने में काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए कई बार ट्रॉली की शॉर्टेज रहती है। तो उसको देखते हुए अर्जेंट में 15 और ट्रॉली की वहाँ व्यवस्था हम कर रहे हैं। और व्हील चेयर वैसे वहाँ पर हैं और आज मैंने बोल दिया है कि 5 व्हील चेयर्स और वहाँ हो जाएंगी। और उसके अलावा जो बाहर की तरफ वार्ड में हमने जो दौरा किया था उसमें जो वार्ड था वहाँ पर सर्दी को देखते हुए काफ़ी पेशेंट्स बाहर से अपनी रजाइयाँ लाए हुए थे। सामान्यतः बाहर जितनी भी रजाइयाँ मिलती हैं वो अटेंडेंट के लिए रहती हैं, हॉस्पिटल प्रशासन में और वार्ड में सब जगह उपलब्ध रहती है। लेकिन कई बार
पेशेंट की नहीं हॉस्पिटल की है, गंदी होंगी, ये एक उनकी सोच रहती है। इस कारण से वो उपलब्ध होने के बाद में के बावजूद भी या तो अपने घर वाले यूज़ करते हैं या बाहर जो कुछ किराए पे देते हैं उनसे यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में आज नर्सिंग इंचार्ज को और उनको बुलाकर वापस विस्तृत में जानकारी ली है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में निर्माणाधीन कार्डियक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अब अगले साल ही शुरू होने की संभावना है। काम की धीमी रफ्तार के चलते अब इस साल शुरू होने का आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पहले माना जा रहा था कि इस साल के अंत तक काम पूरा हो जाने पर कार्डियक टावर का शुभारंभ कर दिया जाएगा। इस बीच एसएमएस अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने बताया कि ज्यादातर काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक निर्माण एजेंसी ने टावर के हैंडओवर की तारीख तय नहीं की है। गौरतलब है कि पहले जुलाई और फिर इस साल के अंत यानी दिसंबर तक काम पूरा होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब इसमें और डिले होने के आसार हैं। कार्डियक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के शुरू होने पर दिल की बीमारियों से जुड़े सभी मरीजों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। कार्डियक टावर का हम लोगों ने जो हमारा प्लान था वो इसी साल उसको पूरा करने का था। हम उस पर बड़ी तेज़ी से कोशिश कर रहे हैं, सारे संसाधन लगे हुए हैं। मंत्री जी भी खुद उसका बार बार खुद ही अवलोकन करते हैं सारे काम बढ़ने का। लेकिन हम अभी 2-4 दिन के अंदर एक बार और बैठक होने वाली है, उसमें देखते हैं कार्य किस लेवल तक पहुंचा। काफ़ी सारा कार्य कंप्लीट कर लिया गया है, वैसे 80-90% कार्य ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अभी हैंडओवर की डेट डिसाइड होनी है, बाकी है वो काम की प्रगति के हिसाब से डिसाइड कर पाएंगे। निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतर गए हैं। इसका गुस्सा पूरे प्रदेश में देखने को मिला और बिजली कर्मचारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बिजली कर्मचारियों का ये गुस्सा बिजली निगम में निजीकरण के खिलाफ फूटा है। संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले शुक्रवार को बिजली कर्मचारियों ने दौसा जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर रोड स्थित बिजली ऑफिस के सामने विरोध सभा करने के बाद रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन बिजली विभाग के कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि निजीकरण बंद नहीं किया तो जयपुर में बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सरकार को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि हमारी जो मुख्य मांग है वो निजीकरण को पूर्णतः बंद किया जाए, क्योंकि हमारा बिजली का जो कर्मचारी है वो पूर्ण निष्ठा और पूर्ण ईमानदारी से 24 घंटे होली दिवाली को छोड़ते हुए भी पूर्ण ईमानदारी से काम करता है। आज दौसा जिले से भी हम लोगों ने सबसे सहमति प्रदान की है कि जो हमारे जो जीएसएस जो ठेके पे दे रखे हैं उनको भी हमारे हाथों में दिया जाए, तो हम चलाने की पूरी स्थिति में हमारे कर्मचारी पूरी प्रामाणिकता के साथ हम करने के लिए तैयार हैं। जब ये मॉडल आएगा तो सोलराइजेशन होगा, फीडर इरिगेशन होगा और उसी के साथ साथ हमारे जो कर्मचारी जैसे बिलिंग करते हैं, कलेक्शन करते हैं और मीटरिंग करते हैं, ये सारा सिस्टम खत्म होने की कगार पर है। डीडवाना शहर में भी निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ बिजली कर्मचारियों ने एक विशाल रैली भी निकाली। ये रैली बिजली कार्यालय से कलेक्टर कार्यालय तक निकाली गई। इन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। सरकार समय पर चेतते हुए हमारे लिए कर्मचारियों के लिए सकारात्मक कदम उठावे और उसमें हमारा जो निजीकरण जो मेन मुख्य मुद्दा है कि हम निजीकरण के तहत ये जो बार बार ठेके दिए जा रहे हैं इनको बंद करने के लिए सरकार को दिया, लेकिन सरकार ने किसी भी प्रकार का अभी तक कोई भी है ना सकारात्मक कदम नहीं उठाया। राजसमंद जिले में बिजली कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय और कलेक्ट्रेट पर उग्र प्रदर्शन किया। इन बिजली कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रैली की शक्ल में सैकड़ों की संख्या में बिजली कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां नारेबाजी के बाद मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। अपने कार्य का बहिष्कार करते हुए ज्ञापन के माध्यम से आपसे मांग करते हैं कि वितरण, प्रसारण एवं उत्पादन निगमों में उपरोक्त वर्णित विभिन्न प्रक्रियाओं
और मॉडल के नाम पर किए जा रहे निजीकरण पर रोक लगाई जाए और नए कर्मचारियों की भर्ती कर जीएसएस व विद्युत उत्पादन गृह का संचालन निगम कर्मचारियों के माध्यम से करवाया जाए। डूंगरपुर शहर के एससी ऑफिस पर बिजली कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। वहीं कलेक्ट्रेट तक रैली निकालते हुए सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो हम आगे भी संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े हम लड़ेंगे, हम जूझेंगे, सरकार से हम लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, चाहे कुछ भी होना पड़े। आज पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे ऊर्जा विभाग के अंदर पूरा कामकाज ठप है। अलवर में भी बिजली के क्षेत्र में उत्पादन, प्रसारण और निगमों में कई प्रक्रियाओं और HAM मॉडल के नाम पर किए जा रहे निजीकरण के विरोध में शुक्रवार को बिजली विभाग के कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार किया। हमारा एक अनुरोध है कि जो भी सरकार आती है वो हमेशा कर्मचारियों के अहित की बात करती है। अभी प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है। जब आप सारी चीज़ों को प्राइवेट में निजीकरण में दे देंगे तो आज हालात ये होगा कि हमको जितनी परेशानी होगी उससे ज़्यादा जनता को परेशानी होगी। बड़ी विडंबना है कि गवर्नमेंट में जो MLA MP होते हैं उनकी 1 साल इलेक्शन लड़ने के बाद पूरी पेंशन दे दी जाती है, बल्कि कर्मचारी 40-45 साल तक सर्विस करता है और उसको पेंशन नहीं है। ये बड़ी विडंबना है इस देश की। क्या लोकतंत्र है, क्या इसमें मेरे को राजतंत्र, क्या उससे भी घटिया प्रदर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। प्रदेश में बिजली कर्मियों ने एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़ी है और निजीकरण के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार को इस मामले में पहल करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बचपन में बिछड़ने और सालों बाद मिलने की जो कहानियां आपने फिल्मों में देखी होंगी, वैसी ही एक अनोखी कहानी कोटा से आई है। यहां 15 साल पहले लापता हुआ बेटा जब इंजीनियर बनकर घर लौटा तो परिवार वालों की आंखें छलक पड़ी। इंजीनियर बन गया। इस दौरान उसने अपने परिवार की तलाश जारी रखी। इधर मेघराज के परिजनों ने भी थाने में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने मां और भाई को देखा, उन्हें अपने बचपन के बारे में बताया। 15 साल पहले लापता हुए अपने बेटे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में पाकर मां को जो महसूस हुआ उसे शब्दों में कैसे बयां किया जा सकता है। मेघराज की मां सुगना देवी मजदूरी करती हैं, जबकि पिता की कुछ समय पहले ही मौत हो चुकी है। खुशियां मना रहे परिवार को आज अपने पिता की कमी बहुत ज्यादा खल रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। 1993 में गाजियाबाद के भीम सिंह उर्फ राजू का पहले अपहरण हुआ। किडनैपर उसे राजस्थान के जैसलमेर ले गए, जहां उस पर कई जुल्म ढाए गए। उससे भेड़ बकरी चरवाई गई। दिन भर में उसे सिर्फ एक वक्त का खाना दिया जाता था, लेकिन 31 साल बाद अपने घर पहुंच गया। सुनने में ये किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है, लेकिन घटना एकदम सच्ची है। रेगिस्तान में बंदी, दुनिया से अनजान, 31 साल तक कैदी, अब राजू रिटर्न्स। किडनैपिंग कांड, गाजियाबाद टू जैसलमेर। अपहरण की फिल्मी कहानी, राजू की जुबानी।
हीरो को किडनैप किया जाता है, उसे दूर सुदूर कहीं रेगिस्तान में कैद कर लिया जाता है, ना उसे खाना दिया जाता है ना पानी। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बाद भी वो जैसे तैसे वापस आ जाता है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड की मूवीज में ऐसा आपने कई बार देखा होगा, लेकिन ऐसा अब सच हो गया है। 1993 में गाजियाबाद के जिस राजू का अपहरण हुआ था, वो अब वापस अपने घर पहुंच गया है, वो भी 31 साल बाद। ये कहानी फिल्मी नहीं, हकीकत है। 31 साल पहले राजू का यूपी के गाजियाबाद से अपहरण हुआ। किडनैपर उसे राजस्थान के जैसलमेर ले गए, जहां उसे बंधक बनाकर रखा गया, जहां ना तो सड़क थी ना ही कुछ और थी, तो बस दूर दूर तक रेत। आपको फ्लैशबैक मिले चलते हैं और राजू की जुबानी ही सुनाते हैं किडनैपिंग की फिल्मी कहानी। क्या करते थे? वहाँ पेट वगैरह से रहता था। अच्छा, तो राजस्थान कैसे पहुँच गए थे आप? बहन भाई हम दोनों स्कूल से आए थे, तो मेरी उम्र 8-9 साल थी। तो रास्ते से फिर टेम्पो वाले उठा के ले गए, उसके बाद ट्रक में बिठा के फिर राजस्थान ले गए। वहाँ क्या करते थे? वहाँ पेट वगैरह से रहता था। अच्छा, और रहना सहना खाना पीना? वहीं रहते थे, एक रोटी देती शाम के टाइम और शाम को टाइम बांध देते थे, मैं पेट वगैरह से रहता। रात को बांध देते थे जिससे भागो ना। दरअसल गाजियाबाद में राजू को एक टेम्पो वाला अगवा करके राजस्थान ले गया, जिसके बाद से वो अपहरण करने वालों के चंगुल में जैसलमेर में रहा। उसकी जिंदगी नर्क बन चुकी थी। वहां राजू को जबरन बकरी और भेड़ चराने के काम में लगा दिया गया। उसे बस जीने भर के लिए ही खाना मिलता और बांध कर रखा जाता था। जैसलमेर में चरवाहे का काम करते हुए राजू की जिंदगी के 31 साल निकल गए। हालांकि इस दौरान उसे हमेशा ये याद रहा कि उसका परिवार गाजियाबाद में रहता है। यह भी जान लीजिए कि आखिर राजू अपने घर वापस कैसे पहुंचा। जैसलमेर में जहां राजू से जबरन काम कराया जाता था, वहां बीते दिनों कुछ लोग बकरियां खरीदने के लिए आए थे। राजू ने उन लोगों से मदद मांगी और अपनी आप बीती सुनाई। यह सुनकर बकरी खरीदारों ने राजू को भागने में मदद की। राजू उनके ट्रक में छिपकर वहां से निकल आया। वो लोग राजू को पहले दिल्ली लेकर आए, फिर उसे गाजियाबाद की ट्रेन में बैठा दिया। जब राजू गाजियाबाद पहुंचा तो उसके लिए यहां सब कुछ बदल चुका था। ना तो वो किसी को जानता था और न घर का एड्रेस उसके पास था। ऐसे में राजू सीधे पुलिस थाने पहुंचा और अपनी पूरी कहानी बयां की, जिसके बाद पुलिस ने उसे अपने घर पहुंचाया। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई समोसा और गुलाब जामुन को ना पहचाने? लेकिन 38 साल के राजू के लिए यह बिल्कुल नया था। वो गाजियाबाद के पुलिस स्टेशन पहुंचा। थाने में पुलिसकर्मियों ने जब उसे समोसा दिया तो वो बेहद ही अचंभे से देख रहा था, जैसे कि वो समोसे को पहचानता ही ना हो। ये बात बिल्कुल सच भी थी, क्योंकि उसने कभी समोसा देखा ही नहीं था, तो खाता कहां से? कुछ नहीं देखा। नहीं, रोटी दाल की से कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा आपने? अच्छा, जब आए थे आपके भाई तो आपने इन्हें कुछ खिलाया था, रसगुल्ला वगैरह? है नहीं था, वहाँ थोड़ा खाने में खिलाया था। हाँ। तो ये कहने लगे कि ये मैं नहीं जानता, तो ये बोला कि ये क्या है। पुलिस वालों ने कहा कि ये रसगुल्ला है, बेटा खा ले। हाँ। तो इसे 2 दिए तो 1 खाया। 1 खाया? हाँ जी। मतलब रसगुल्ला भी इसको नहीं पता है। राजू की दर्द भरी दास्तान सुनकर उसके घर वालों के आंसू निकल आए। मां तो उम्मीद छोड़ चुकी थी कि कभी उनके बेटे से दोबारा मुलाकात हो पाएगी। जी मैंने से गुजारे हैं। हाँ। और मरना भी चाहा सब कुछ, पर मरे नहीं हम। हाँ। मुझे तो इसके बगैर कुछ भी नहीं दिखाई दिया घर में। हाँ। 3 लड़की थी। हाँ। 2 उनकी शादी हो गई, 1 बैठी हुई है। हाँ। और जब आज कल से परसों से मुझे मिला है, मेरे जी शांति है और मेरे घर आगा, तो मुझे बड़ा रोना आता है। मैंने बड़े दुखन छुपाया। फिलहाल माँ बाप अपने इकलौते बेटे को 31 साल बाद पाकर बेहद खुश है। वहीं राजू भी अपने परिवार के पास आकर बहुत खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। हनुमानगढ़ जिले के किशनपुरा दिखनादा गांव के सरपंच पर खेजड़ी का पेड़ काटने का आरोप लगा है। इस संबंध में बिश्नोई समाज के वकीलों ने कलेक्टर कानाराम को ज्ञापन सौंपकर सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इनका कहना है कि भादरा में हिरणों के शिकार के मामले में भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब
किशनपुरा दिखनादा में सरपंच ने खेजड़ी का पेड़ काट दिया, जिससे बिश्नोई समाज में आक्रोश है। वकीलों ने कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बिश्नोई समाज आंदोलन करेगा। पंचायत किशनपुरा दिखनादा के सरपंच तानाराम ने अन्य पेड़ों की स्वीकृति के आड़ में खेजड़ी का हरा वृक्ष काट लिया है। काफ़ी पुराना हरा वृक्ष था, जिसके लिए हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया कि तुरंत सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की जाए, दोषी व्यक्तियों को सजा दी जाए। पेड़ काटा अभी तक तो ये पेड़ की सूचना भी, एक पेड़ काट लिया उन्होंने, बाकी काटने की। झुंझुनू एसीबी टीम ने आज अजमेर डिस्कॉम के खेतड़ी नगर एईएन कार्यालय में कार्यरत लाइनमैन राम अवतार को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी झुंझुनू के एएसपी इस्माइल खान ने बताया कि 26 नवंबर को भोदन निवासी परिवादी मुकेश गुर्जर ने शिकायत दी थी कि लाइनमैन टिकुपुरा ढाणा निवासी राम अवतार उसे परेशान कर रहा है। वो उसके ट्यूबवेल कनेक्शन की वीसीआर ना भरने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है, जिस पर एसीबी की टीम ने शिकायत का सत्यापन करवाया और शिकायत के दौरान सौदा 7,000 रुपए में तय हुआ। तय हुए सौदे के अनुसार आज परिवादी मुकेश गुर्जर के पास लाइनमैन राम अवतार रिश्वत की राशि लेने के लिए उसके खेत पर पहुंचा, जहां पर परिवादी ने रिश्वत की राशि दी तो तुरंत ही एसीबी की टीमें सीआई सुरेश चंद्र के नेतृत्व में राम अवतार को गिरफ्तार कर लिया। गांव का मुकेश हमारी चौकी एसीबी झुंझुनू पे आया। उसने कहा साहब लाइनमैन है, वो ट्यूबवेल पे वीसीआर भरने के नाम पे, वीसीआर नहीं भरने के नाम पे रिश्वत मांग रहे हैं। उसका हमने सत्यापन कराया तो उसने एप्लीकेशन में 10 कहा था, सत्यापन के दौरान उसने 7,000 रुपये लेने तय किए। आज इसी के प्रकरण में हमने ट्रेप आयोजन किया गया और भोदन गाँव में लाइनमैन राम अवतार को 7,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया।